दुनिया में किसी भी देश या किसी भी शहर के विकास के लिए वहां पर कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी माना जाता है। चाहे देश के किसी दो शहरों को जोड़ना हो या चाहे किसी दो देशों को आपस में जोड़ना हो, तो उसके लिए आबादी और सामान का आसानी से एक दूसरे तक पहुंचना और कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। दो देश या दो शहरों को जोड़ने के लिए सड़कों, ब्रिज या टनल का निर्माण किया जाता है ताकि दो शहरों या दो देशों के बीच की दूरी को कम किया जा सके और जल्दी से इधर उधर पहुंचा जा सके। तभी तो दुनिया भर के देश या दो शहर एक दूसरे से आपस में जुड़ने के लिए कई ब्रिज और टनल का निर्माण करते हैं, क्योंकि किसी भी देश के पास जितनी ज्यादा दूसरे देशों से कनेक्टिविटी होगी, उस देश में व्यापार और अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। और दुनिया भर के देशों ने अपने शहरों को जोड़ने के लिए तकनीकी रूप से आश्चर्यजनक ब्रिज और टनल का निर्माण किया है, जैसे क्यूबन और क्रीमिया प्रायद्वीप के बीच का ब्रिज, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, या फिर चीन का समुद्र पर बना दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज दनियांग कुशांग ग्रेट ब्रिज, जो 55 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज हांगकांग और मैकाओ को चीन के जुहाई शहर से जोड़ता है। यानी दुनिया में ऐसे कई ब्रिज और टनल का निर्माण किया जा चुका है जिससे दो देशों या शहरों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि मात्र 13 किलोमीटर की समुद्री दूरी पर दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला ब्रिज अभी तक नहीं बना है। तो हम बात कर रहे हैं जिब्राल्टर जलडमरू की, यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, जो पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम के अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इस जलडमरू के सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर ही है। यानी इस जलडमरू पर ब्रिज या समुद्र के भीतर टनल बनाकर आसानी से दो महाद्वीपों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन की आधुनिक तकनीक आने के बावजूद भी यहाँ पर ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि हर बार ब्रिज के निर्माण के प्लान को बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो सवाल यह है कि इस समुद्री क्षेत्र में ऐसा क्या है कि दुनिया भर में 20-20 या 30-30 किलोमीटर लंबे समुद्री ब्रिज बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 13 किलोमीटर लंबा दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला ब्रिज अभी तक क्यों नहीं बना है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला ब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जलडमरू कहाँ पर है, ये किन किन देशों को जोड़ता है, इस ब्रिज के निर्माण से यूरोप और अफ्रीका के किन देशों को जोड़ा जा सकता है, और क्या दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला ये ब्रिज कभी बन पाएगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यहाँ पर है जिब्राल्टर जलडमरू, जिसके नीचे है अफ्रीकी महाद्वीप और ऊपर है यूरोपीय महाद्वीप, और इसके एक तरफ भूमध्य सागर है तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। तो ये जिब्राल्टर जलडमरू ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है, क्योंकि इसी रास्ते से यूरोपीय जहाज अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर सकते हैं। इस कारण यह दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है, और यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच जिब्राल्टर जलडमरू यातायात के लिए एक सिकुड़ा हुआ जल क्षेत्र है। इस कारण इस पर कब्जा करना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। तभी तो मध्यकाल के समय उत्तरी अफ्रीका के अरब लोगों ने इस पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में स्पेन के राजा ने अरब लोगों को हराकर इस क्षेत्र पर सदियों तक राज किया था। अब जिब्राल्टर जलडमरू के उत्तर में यूरोप का स्पेन देश है, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका का मोरक्को देश है, और इन दोनों देशों के सबसे करीबी बिंदु स्पेन का तरीफा पॉइंट और मोरक्को का साइरस पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मात्र 13 किलोमीटर यानी लगभग 8.1 मील के करीब ही है। और इस 13 किलोमीटर की दूरी को अफ्रीका और यूरोप की नावें मात्र 35 मिनट में ही पार कर लेती है। लेकिन कोई भी ब्रिज न होने के कारण ना तो कोई रेलवे और ना ही चौपाहिया वाहन इस बिंदु को पार कर पाते हैं। इस कारण इन दोनों देशों का व्यापार मात्र समुद्री नावों पर ही निर्भर करता है। लेकिन इसका क्या कारण है कि 13 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं बना है? तो इसके बहुत से अलग अलग कारण हैं। हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका और यूरोपीय तटों को आपस में जोड़ने का विचार 19वीं सदी में किया गया था, जिसके लिए एक बांध बनाकर जिब्राल्टर के जलडमरू को पूरी तरह से रोकने का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों को अलग किया जाए
और जिब्राल्टर के जलडमरू बंद होने से आसानी से आवागमन भी हो सके। लेकिन उस समय तकनीकी संसाधन नहीं हो पाने के कारण इसे शुरू नहीं किया गया था। इसके बाद साल 1920 में जर्मन आर्किटेक्ट हरमन शोरगेल ने जिब्राल्टर जलडमरू पर बांध बनाने का प्लान तैयार किया था। अब इस मैप को देखें। इस परियोजना को हरमन शोरगेल ने अटलांट्रोपा परियोजना नाम दिया था। इस परियोजना का प्लान 1920 में शुरू किया गया था। तो अटलांटोपा परियोजना के अंतर्गत जिब्राल्टर जलडमरू पर 18 मील लंबा बांध बनाया जाएगा, जो 1050 मीटर गहरा होगा और यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध होगा, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा होगी और इस बांध से 50 गीगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी, जो वर्तमान समय में यूएसए में पैदा होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी से 50% ज्यादा। तो इतनी एनर्जी से 50% यूरोप को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट से सहारा रेगिस्तान में पानी उपलब्ध करवाकर कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन उस समय जर्मनी पर हिटलर का अधिकार था और जर्मनी ऐसे प्रोजेक्ट पर अपने करोड़ों डॉलर का खर्च नहीं करना चाहता था। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करे इससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और साल 1952 में हरमन शोरगेल की भी मृत्यु हो गई और इसके बाद अटलांट्रोपा परियोजना भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई। फिर इसके बाद साल 1979 में मोरक्को की सरकार और स्पेन की सरकार ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक साथ मिलकर प्लान तैयार किया। लेकिन साल 1988 तक दोनों देश यही विचार करते रहे कि इतनी दूरी तक पुल किस प्रकार बनाया जाएगा। यानी 1988 तक कुछ भी नहीं बन पाया और इस ब्रिज का निर्माण मात्र कल्पना पर ही रहा, क्योंकि इस समय यूरोप में इतनी तकनीक का निर्माण नहीं हुआ था कि इतना आधुनिक ब्रिज बना सके। लेकिन वर्तमान समय में यूरोप के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतनी आधुनिक तकनीक है, फिर भी जिब्राल्टर जलडमरू पर बांध क्यों नहीं बन पाया? तो जिब्राल्टर जलडमरू पर बांध ना बनने का सबसे बड़ा कारण इस समुद्री क्षेत्र की गहराई है। अफ्रीका से यूरोप के बीच के इस क्षेत्र में गहराई एक समान नहीं है। इस क्षेत्र की गहराई कहीं 300 मीटर है तो कहीं समुद्री क्षेत्र की गहराई 900 मीटर तक भी है और कुछ क्षेत्रों की गहराई 3280 फीट से भी ज्यादा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो इस जिब्राल्टर समुद्री क्षेत्र की गहराई 3 एफिल टावर से भी ज्यादा है। और दुनिया में अब तक बांग्लादेश की पद्मा नदी पर बना पद्मा ब्रिज दुनिया का सबसे गहरा ब्रिज है। इसके पिलर की समुद्र में गहराई 122 मीटर यानी करीब 400 फीट के आसपास है। लेकिन 900 मीटर गहराई वाला ब्रिज बनाना वर्तमान समय के लिए बहुत खर्चीला साबित होगा। साथ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि इतना गहरा ब्रिज अभी तक किसी ने नहीं बनाया है और इतना गहरा ब्रिज बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी होगा। साथ ही सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक होने के कारण बड़े बड़े कार्गो जहाजों को ब्रिज के नीचे से निकालने के लिए ब्रिज की ऊंचाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 900 मीटर गहरे और 400 फीट ऊंचे ब्रिज को बनाना वर्तमान समय के लिए असंभव सा लगता है। इस कारण स्पेन और मोरक्को की सरकार इतना खर्च नहीं उठाना चाहती है और ना ही इस ब्रिज को बनाने के लिए इतनी चुनौतियों को उठाना चाहती है। इसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि जिब्राल्टर जलडमरू अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और जिब्राल्टर जलडमरू के क्षेत्र में समुद्री धारा की दिशा बहुत तेज है। अब इस इमेज को देखिए। भूमध्य सागर से तेज धाराएं पश्चिमी दिशा में समुद्र के नीचे बहती है, ये जो पीले रंग की है वो। तो सामने अटलांटिक महासागर की धाराएं पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की धाराओं के ऊपर बहती है, ये जो लाल कलर में है वो। इस कारण इस क्षेत्र में बहुदिशात्मक धाराएं बहती है, जिससे जिब्राल्टर जलडमरू में किसी चीज का स्ट्रक्चर को स्टेबल यानी नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, जो एक अन्य वजह है कि जिब्राल्टर पर कभी ब्रिज नहीं बन पाया। इसके अलावा कई मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि जिब्राल्टर जलडमरू पर अगर ब्रिज बनता है तो इसकी लागत लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर आएगी। वहीं इस समुद्र क्षेत्र में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से अधिकतर तूफान और चक्रवात आते रहते हैं। साथ ही कई भारी चक्रवात में अगर इस पुल को नुकसान होता है तो सीधे तौर पर स्पेन और मोरक्को को 10 से 12 बिलियन तक का नुकसान होगा और ये दोनों ही देश इतना भारी जोखिम नहीं ले सकते हैं। तो समुद्री चक्रवात के कारण ये दोनों देश जिब्राल्टर जलडमरू पर ब्रिज बनाने का विचार त्याग देते हैं। इसके अलावा ब्रिज की जगह पर इस समुद्री क्षेत्र में समुद्र के भीतर टनल बनाने का विचार भी आया था और एक ऐसी ही टनल इंग्लिश चैनल के नीचे से निकलती है। इस टनल का नाम चैनल टनल ही है और यह टनल फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से जोड़ती है, जिसकी लंबाई करीब 51 किलोमीटर है
तो जिब्राल्टर जलडमरू में स्पेन और मोरक्को को जोड़ने के लिए अंडर वाटर टनल बनाने का भी विचार किया गया था, लेकिन अंडर वाटर टनल बहुत ही कम विश्वसनीय होती है और उनकी लागत भी अधिक होती है। जिब्राल्टर जलडमरू के समुद्री क्षेत्रों की गहराई कहीं 500 मीटर है तो कहीं 900 मीटर तक है। इस कारण समुद्री टनल बनाना यहाँ पर काफी मुश्किल काम है और साथ ही इस क्षेत्र की चट्टानें भी बहुत मजबूत है, जिन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता। इसके अलावा यह समुद्री क्षेत्र भूकंप वाले क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में टनल बनाने से मात्र एक ही बड़े भूकंप से यह पूरी तरह से तबाह हो सकती है, जिससे स्पेन और मोरक्को के लगाए हुए अरबों डॉलर ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इस कारण इस क्षेत्र में टनल बनाने का विचार को 1975 में ही त्याग दिया गया था। तो यही कारण है कि आज तक जिब्राल्टर जलडमरू में ना तो ब्रिज बनाया गया है और ना ही टनल बनाई गई है। लेकिन आने वाले 50 सालों में इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के जरिए ब्रिज का निर्माण अवश्य किया जाएगा, क्योंकि मोरक्को और स्पेन की सरकार इस ब्रिज के लिए नई नई तकनीकों का निर्माण कर रही है। इस कारण आने वाले 50 सालों में मोरक्को और स्पेन को जोड़ने वाला ब्रिज का निर्माण शायद पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप भी आसानी से जुड़ पाएंगे। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।